दोस्तों नमस्कार। कल जो हुआ वह भूतो न भविष्यत था। सामान्य दिनों या पिछली सरकारों के दौर में अगर विपक्ष का कोई नेता थाने पहुंचता तो प्रोटोकॉल के मुताबिक न केवल उसे सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता बल्कि तुरंत एफआईआर की कॉपी भी थमा दी जाती। इंस्पेक्टर शायद यह भी कहता कि सर, इतने छोटे से काम के लिए आपको थाने आने की भला क्या जरूरत थी। लेकिन यह ना तो सामान्य दिन है और ना सामान्य सरकार, ना ही उसमें बैठे लोग ही सामान्य हैं। इसलिए घटनाएं भी अब सामान्य नहीं रह गई हैं। वरना कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विपक्ष के एक नेता को थाने में जमीन पर बैठकर धरना क्यों देना पड़ता। जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय के रास्ते में ऊपर से ही ब्रेक लगा हुआ था, और सच भी यही था। मामला सीधे गृह मंत्री अमित शाह देख रहे थे, लेकिन उनकी जिद का नतीजा क्या निकला। एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अभी संसद में हारे थे, अब सड़क पर भी हार गए। इस पूरी घटना का संदेश यही है कि सड़क पर भी राहुल गांधी का कब्जा हो गया है। संसद तो अमित शाह की थी, सरकार उसे अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन जब वह भी आपके नियंत्रण में नहीं रही और आप चाहकर भी 20 दिनों तक उसका मुंह नहीं देख सके, सदन के भीतर जाने से डरते रहे, तब भला सड़क पर आप कैसे जीत सकते थे। सड़क तो पहले से ही राहुल गांधी की थी, और हुआ भी वही। 7.5 घंटे बाद ही सही थाने को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, लेकिन इस पूरी कवायद में सरकार ने अपनी पूरी भद्द पिटा ली। या तो बिल्कुल थूक कर चाटने जैसी स्थिति थी। जो शाह के साथ संसद में हुआ था वही सड़क पर भी हो गया। इस दौरान भक्त टीवी चैनलों की हालत देखने लायक थी। वैसे भी मैं इन चैनलों को नहीं देखता। कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला इंसान नहीं देखना चाहेगा, और अगर किसी को ये चैनल अच्छे लगते हैं तो समझिए मामला गंभीर है। बहरहाल एक भक्त चैनल पर देखा बहस हो रही थी, और पूरा का पूरा पैनल संघ बीजेपी समर्थकों से भरा था। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, घिर सरकार रही थी, दर्द उनके चेहरों पर दिख रहा था, जिसका नतीजा यह था कि सब अपनी सरकार को ही कोस रहे थे। एक पत्रकार सज्जन अपना दर्द भी नहीं छिपा पाए और बोल पड़े, अरे राहुल के घर से निकलते ही उन्हें दरवाजे पर एफआईआर की कॉपी थमा देते, कम से कम यह दिन तो देखने नहीं पड़ते। पुनर्वास प्राप्त स्मृति ईरानी तो एक चैनल पर कहती दिखी कि राहुल ने यह सवाल वंदे मातरम के मुद्दे से भटकाने के लिए उठाया है। अरे मोहतरमा, कैसी उल्टी गंगा बहा रही है। ध्यान भटकाने वाला मुद्दा तो वंदे मातरम है, और इसी तरह के मंदिर मस्जिद से लेकर हिंदू मुसलमान समेत ना जाने कितने मुद्दों के जरिए मौजूदा निजाम पिछले 12 सालों से जनता का ध्यान असली सवालों से भटकाता आया है। अब जाकर असली मुद्दों ने सांस लेनी शुरू की है। मुद्दों का यही बीज अंकुरित होकर सतह पर आया है, तो आप उसे ध्यान भटकाना कह रही हैं। राहुल गांधी ने ध्यान नहीं भटकाया, बल्कि मुद्दों को उनकी पटरी पर वापस ला दिया है, जहां उन्हें होना चाहिए था। इस बीच सरकार की चाकरी कर रहे चैनलों की मंशा केवल यही थी कि किसी भी हालत में वंदे मातरम मुद्दा बना दिया जाए। आलम यह था कि अर्णव गोस्वामी छोटी बच्चियों से वंदे मातरम गवा रहा था और उनसे स्टेंजा पर सवाल दाग रहा था, और इस तरह से न्यूज रूम को परीक्षा रूम में बदल दिया था। लेकिन ये सब तो या तो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते। हालात बदल गए हैं, वक्त ने करवट ले ली है।
वंदे मातरम जैसे झुंझुने अब न्यूज रूम की डोरबेलों तक ही सीमित हो जाएंगे। जनता को अब सवालों की शहनाई बहाने लगी है। उसकी धुन ही उसे सबसे अच्छी लगती है। संसद से भागे अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और वहां वंदे मातरम का मुद्दा उछाल दिया। उन्हें लगा जनता तैयार बैठी है, हाथों हाथ लपक लेगी। लेकिन शाह क्या, सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे किसी भी शख्स और उसके समर्थक को एक बार किसी ऐसे समाजशास्त्री से मिलना चाहिए जिसकी समाज की नब्ज पर पकड़ हो। वह शायद उन्हें बता पाए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल समाज का गति विज्ञान कहता है कि उसकी गति की दिशा अब बदल चुकी है। अब उसका रुख सत्ता विरोधी हो गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सवालों का लावा अब ज्वालामुखी बन चुका है। ऐसे में उसमें वंदे मातरम, राष्ट्रवाद या हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी मुद्दा डालिए, वह उसे अपने भीतर समा लेगा और फिर वहीं जलकर खाक हो जाएगा। इस उफनते जनवेग को समझना हो तो उसकी तुलना समुद्र में उठे उस चक्रवाती तूफान से कीजिए जो देखते देखते सुनामी बन जाता है। उसके सामने बड़ी से बड़ी इमारतें भी तिनके की तरह बह जाती हैं। सतह पर जमीन तो पहले ही खिसक चुकी थी। 2024 के चुनाव नतीजों में इसका असर भी दिखने लगा था, यानी संतुलन सत्ता के खिलाफ चला गया था। इस बीच मुद्दे दावानल बन करके धधक रहे हैं। उन्हें वंदे मातरम जैसे पानी के छींटों से नहीं बुझाया जा सकता है। इसलिए सत्ता पक्ष का पुराना राग तो अब नहीं चलेगा। यही वजह है कि अमित शाह की सारी कथित चाणक्यगिरी फेल हो जा रही है। यह कोई अजूबा नहीं, सामान्य नियम है। परिस्थितियां अनुकूल होने पर आप जो भी करते हैं उसमें सफल होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों पर आपका नियंत्रण होता है। सब कुछ आपके पक्ष में होता है। आप जैसे चाहें चीज़ों को संचालित कर सकते हैं। ऐसे दौर में चाणक्य क्या, आप चाहें तो विक्रमादित्य बन सकते हैं। लेकिन जब समाज करवट ले लेता है और उसकी गति की दिशा बदल जाती है तो फिर लोगों की सोच और उनका नज़रिया भी बदल जाता है। धीरे धीरे वह बदलाव एक सामूहिक चेतना का रूप ले लेता है और फिर जो उसकी ताकत बनती है उससे टकराना किसी के बस में नहीं होता है, क्योंकि यह चट्टानी होती है। सत्ता क्या, सत्ता का बाप भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है। कारपोरेट की अगुवाई करने वाला शासक वर्ग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझता है। जनता के इस गुस्से को समझना और उसके मुताबिक सत्ता का नया विकल्प तैयार करना और उसे जनता के सामने पेश करना अब उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरी व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जन आंदोलन की जो आंधी उठेगी उसमें बहुत कुछ जलकर खाक हो जाएगा। इसलिए अमित शाह और मोदी को इतिहास का विषय बनने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। आने वाले दिनों में आप ऐसा भी देख सकते हैं कि दोनों के सुर और भाषा दोनों बदल गए हों। कोई हिंदू मुसलमान भाईचारे का राग अलाप रहा हो तो कोई खुद को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच अगर आरएसएस दौड़कर कर्नाटक में अपना पंजीकरण कराने पहुंचे तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, वह विपक्षी सरकारों के साथ अपनी ट्यूनिंग बैठाने की पूरी कोशिश करता दिखे तो इसे भी बदलती परिस्थितियों का संकेत समझिए। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला बना रहे, हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सुझाव हो, किसी तरह की कोई टिप्पणी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।